Hi guys, how are you? Happy Ganesh Chaturthi to all of you. I hope you all are well. Let's start. आज हम करेंगे अपने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को। और क्योंकि हम लोगों ने अब तक पूरा कर लिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो अब हम पूरा करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रॉब्लम्स। तो आर यू गाइस रेडी? वाओ, लेट्स स्टार्ट। कितना नाटक करते हैं यार यूट्यूब पढ़ाने वाले। लेट्स स्टार्ट। एक्स वाई जेड जो है लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ मे 18। यूट्यूब ये टीचरों को पढ़ाने का ये स्टाइल होता है। आप कभी भी यूट्यूब पे चालू करो, ऐसे ही चालू होंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ भयानक विस्फोट हो गया कहीं, या अद्भुत खगोलीय घटना कहीं घट गई और ज्वालामुखी फट गया। तो भाई आराम से। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। भाई एक्स वाई जेड पार्टनर है, ज्वाइंटली प्रॉमिस किए 3 लाख रुपए किसको देने के लिए? डी को। अब ये क्वेश्चन जब शुरू होता है ना, तो जैसे ही वो बोलता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, आदमी एकदम वाओ, पार्टनरशिप का प्रॉब्लम पहले ही आ गया। ऐसा क्यों करते हो तुम? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर आखिर में जाके तुम्हारा दिल टूट जाए तो ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आप बोलते हो पार्टनरशिप को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से कैसे सॉल्व करूं? अरे बाबले, एक्स वाई जेड पार्टनर है, उन्होंने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया 3 लाख रुपए डी को देने के लिए। वाई इंसॉल्वेंट हो गया, हिज प्राइवेट एसेट ने 150 पे किया, एक्स कंपेल किया पे होल अमाउंट बाय टू डी। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड द एक्सटेंट टू विच एक्स कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम। एक मिनट, सबसे बड़ी गलती क्या होती है मालूम? हम आखिरी की लाइन नहीं पढ़ते हैं। आखिरी लाइन, examining the provisions of Indian Contract Act, decide the extent to which X can recover amount from Z। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है हम सबकी, कि हम क्या करते हैं, जैसे देखा जॉइंट प्रॉमिस होल अमाउंट ऑफ डी, वहां तक आके रुक जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं तेरी ऐसी तैसी, अब तो हम लिखेंगे, और हम शुरू हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हेलो, according to the provisions of Indian Contract Act 1872, joint promisors are jointly and severally responsible in equal proportion unless and until agreed otherwise। पहली बार नहीं सुन रहे, एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं अपने। हेलो, याद आया? अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड, they will be sharing, they will be equally liable for any liability। hello, they have jointly promised। now another provision of Indian Contract Act explains that if there is any deficit on part of any of the joint promisor, the other joint promisor should share that deficit equally। hello, further it is provided under Indian Contract Act 1872 that a joint promisor, that the promisee can ask full performance from any of the joint promisor, who in turn can get performance and contribution from other joint promisor। तीनों एक के बाद एक प्रोविजन लिखना है ना। और लिखने का आर्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहला पैरा हो गया। दूसरा हो गया फर्दर इट इज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरा हो गया ऑल्सो इट इज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीनों रूल आपने बता दिए। शॉर्ट सेक्शन हमने याद नहीं की, मत करो। अभी मैं दूसरे लेवल पे आया हूं। अभी मैंने आपको पहले पूरा कोर्स कराया है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सेकेंड लेवल पे क्वेश्चंस। थर्ड लेवल जब आएगा देन वी विल असाइन सेक्शंस। पहले प्रोफिशिएंसी आ जाए आंसर लिखने में, उसके बाद सेक्शन का टेंशन पालेंगे। अभी सेक्शन का टेंशन पालने की जरूरत नहीं। हेलो, अभी अपन ने लिख दिया प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन, 3 प्रोविजन लिख दिए। हेलो, अब examine the provision of Indian Contract Act 1872, decide the extent to which X can recover amount from Z। X has paid how much? In the given question, X, Y, Z were partner, they have joint promise to pay 3 lakh, hence their equal proportion was 1 lakh each, but only 20,000 has been recovered from Y, hence the deficit of 40,000 each will be shared by
X and Y, so share of X and Y would be 1,40,000, 1,40,000 each. Hello. Now Mr. Who? Now Mr. Who? Mr. D. X D. Mr. D asked to perform Mr. X completely, wholly, fully. So he had paid how much amount to him? 3 lakhs, out of which he can recover 20,000 from the liquidator of Y. Hello. And remaining 1,40,000 from X, from Z. 1,40,000 Z से लेगा, 20,000 कहां से लेगा? Y से. हेलो. अच्छा, यहां लिखा है Y became insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5 of his share. ठीक है. अगर इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा ट्विस्ट मारता और कह देता D could recovered only 1/5. हेलो, तो भाई साहब आंसर अलग हो जाता. पगले सरीके घूमते रहते आप उल्टा सीधा लिख के. ये क्वेश्चन वापस आएगा लेकिन रूप बदल के आएगा, एज इट इज नहीं आएगा. ये क्वेश्चन अब रूप बदलेगा और रूप बदल के वापस जन्म लेगा और फिर ये आएगा, और अब की बार जो आएगा वो थोड़ा सा एडवांस आएगा और उसमें वो बोलेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर रिकवर्ड बाय डी. अब डी ने रिकवर कर लिया तो डी का बचा रिकवरी कितना? 2,80,000. ये 2,80,000 विल बी डिवाइडेड अमंग्स टू, 1,40,000 एंड 1,40,000. हेलो, समझ में आया? आपको एक एक लाइन चबा चबा के पढ़नी पड़ेगी वहां पर. फटाफट फटाफट मत पढ़ लेना. ये तो किया हुआ है फटाफट. अरे बाबू, उसने रिकवर कर लिया. अगला क्वेश्चन ये भी दे सकता है. एज Y became insolvent, Y became insolvent, D asked Mr. X to pay whole amount. हेलो, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि D ने Y से कुछ भी नहीं लिया. ये ध्यान रखना कि D ने अगर Y से रिकवर कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. अगला क्वेश्चन यही ट्विस्ट मार सकता है बाबू वो, और वो बोलेगा कि now D recovered 1/5 from Y. Okay, how much he can recover from X and Z? तो फिर आंसर अलग हो जाएगा. He can recover 140 from X, 140 from Z. आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. आधे नंबर तो आपके इसलिए कटते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा होता है आप कुछ और ही बोल रहे होते हो. जितना टाइम क्वेश्चन को समझने में लगाओगे उतना टाइम आपको मिलेगा. इसे कहते हैं लॉट ट्विस्ट 1. मैंने क्वेश्चन को पूरा ट्विस्ट कर दिया तीनों तरफ से कि आपसे क्या पूछता है, दैट आई डोंट नो. हेलो, आगे बढ़े. गुड. प्राइवेट लिमिटेड डिलीवरी ऑफ गुड्स. एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड के कुछ एक्सेप्शन दीजिए. स्टेट द एक्सेप्शन. कुछ नहीं, ऑल. क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन लिख देंगे. अरे बावलों गधों, पहले सुनो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, ये तो याद है अपने. If there is no consideration, there is no contract. Hello, but there are certain exceptions to it, settled in various case laws. इतना लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो there are various exceptions to it. First exception, where natural love and affection is there. So two person, पूरा लिखना पड़ेगा. 2 person, near relationship, ये वो पूरा. दूसरा, past voluntary services. तीसरा, प्रॉमिस, हाँ टाइम बार्ड, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. चौथा, हाँ पांचवा चैरिटी. छठा एजेंट. सातवां पेलमेंट. आठवां गारंटी. 2-2 लाइन. ओ पगलों,
तुम टाइम बार डेट मत समझाने लग जाना उसको। टाइम बार डेट मीन्स डेट विच इज बार लिमिटेशन है इतना। पहले ही क्वेश्चन 5 नंबर का है, उसमें और क्या क्या करोगे। हेलो, ठीक है अब आप कह रहे हो तो। वेगरिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में अंतर करो। आपने तो हमको वेगरिंग एग्रीमेंट और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर बताना। गधड़े, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही था, वही के वही अंतर लिखने थे, रंग बदल कर आ गया। कुछ लोगों ने क्या किया, टेबल बनाई, वेगरिंग एग्रीमेंट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और इधर लिख दिए सब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जबकि उसमें जहां जहां कॉन्टिजेंट था फाइंड एंड रिप्लेस इंश्योरेंस। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना एग्जाम में, और वो तभी आएगा जब लॉ का पूरा सब्जेक्ट कवर किया होगा। कुछ छोड़ कर जाओगे वहां पर दुख 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 होगी तुमको। वो ना आ जाए, वो ना आ जाए, और भाई साहब पेपर आते ही स्वागत नहीं करोगे हमारा, और वही टॉपिक सामने आ गया जो आप छोड़ के आए थे। तोते उड़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, फिर कोई आप कूल हेडेडली सोचने वाले वहां हो नहीं, डैमेज कंट्रोल में लग जाओगे। हेलो, इसलिए पहला कॉन्फिडेंस एग्जाम में कब आता है, व्हेन योर सिलेबस इज 100% complete, that gives you 25% confidence to step in the exam hall, and if you कुछ छोड़ा आपने, अंदर से उचक उचक के बार बार आती, अपन छोड़ के आए सलाह नहीं जाए, छोड़ के आए सलाह नहीं जाए, और अगर आ गया तो पहले ही पेज पे आ गया। वाह। हेलो, पास होने वाले कुछ कमाल नहीं करते, पास होने वाले सिर्फ उतना करते हैं जितना फेल होने वाले छोड़ते हैं। समझ में आया? बस। नेक्स्ट, पार्टनरशिप, शांति ट्रेडर। ओ ओ, एम लिमिटेड, पंखा, बहुत ही कंस्टेंट है यार एकेडमी में, कैसे पढ़ाओ आदमी। 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया भाई साहब। एम लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया शांति ट्रेडर्स से टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 36/2017 फॉर ₹11.50 lakhs ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। लो भैया, लेबर स्ट्राइक ही हो गई। एम लिमिटेड could not manufacture and deliver the machinery to Shanti Trader. Later, Shanti Trader procured machinery from another manufacturer in 12.75 lakh. Due to this, Shanti Trader were also prevented from performing the contract which it had made to Zenith Trader at the time of their contract with M Limited, and were compelled to pay compensation for breach of contract. Advise करो शांति ट्रेडर को the amount of compensation which it can claim from M Limited, referring the legal provisions of Indian Contract Act 1872। जब प्रश्न पढ़ा जाता है तो तीसरी लाइन में जैसे ही लेबर स्ट्राइक दिखता है, हमें स्ट्राइक होता है, ओहो ये तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। अगर याद आता है तो, नहीं आता तो भली बात भैया, कोई बात नहीं, अपने को याद ही नहीं आता तो अपन कंफ्यूज होंगे ही नहीं। पर अगर याद आता है तो आपको ये फंडा भी याद आना चाहिए कि कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। और अगर आपको लेबर स्ट्राइक, वहां पर स्ट्राइक कर गया, स्ट्राइक हो गई, अब कैसे हो पाएगा, तो इसमें उसकी गलती थोड़ी है। इस तरह आप तब जाओगे जब आपने फुर्री मारी है, डेप्थ में नहीं पढ़ा। डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो वहां जाके अजीब से कंफ्यूजन में फंसोगे,
और स्वयंभू बन के ऐसा लिख के आओगे वहां पे कि जैसा पूरे देश में किसी ने नहीं लिखा होगा, टोटल गलत। बनना चालू हो जाएगा, स्ट्राइक हो गई, इम्पॉसिबिलिटी हो गई, कर ही नहीं पाएगा, फिर उसको लगेगा थोड़ा और लिखूं, फिर और वकील बन के 2-4 पॉइंट है, हेंस वीकेंड से कितनी बार लिखेगा, सब गलत है वो तो लेबर स्ट्राइक से कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। भाई अपन भाई अपन डिलीवरी नहीं दे पाए, हेलो, तो उसको 2 लॉस हुए। एक लॉस तो महंगा खरीदना पड़ा, महंगा कहाँ दिख रहा है गधड़े, 11.5 लाख और 12.75 के बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैथ्स पढ़ना छोड़ दे, कोई मतलब नहीं, A+B का होल स्क्वायर तो जिंदगी भर काम नहीं आने वाला, ये अर्थमेटिक काम आएगा। ओ भैया दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा, ये कौन सा डैमेज है, नॉर्मल की स्पेशल? हाँ, वो जिस दिन आप डैमेज पढ़ा रहे थे ना, हम आए नहीं थे। तो मेरी गलती, 6 महीने बाद वापस आ जाए देने के लिए एग्जाम, ऊपर बैठे हैं 125 बच्चे दूसरी बार एग्जाम देने वाले, बैठे हैं ऊपर, आपको मिलवा दूंगा उससे। तो 12.75 माइनस 11.50 कितना हुआ भैया? ये कौन सा डैमेज, नॉर्मल की स्पेशल? और दूसरी बात, तुम्हारा ऑर्डर नहीं फुलफिल करने के कारण उस बंदे की को लॉस हो गया, उसने फर्दर ऑर्डर नहीं फुलफिल कर पाया, तो उसको कितने रुपए लग गए, उसको और लॉस हुआ। कोई लॉस का अमाउंट दिया है उसका? नहीं दिया। लेकिन ये डैमेज तो नॉर्मल था, लेकिन जो अगला डैमेज है ये कौन सा डैमेज है, स्पेशल। लेकिन स्पेशल डैमेज तो तब मिलता है जब एग्रीमेंट में लिखा हो। हेलो, दोनों तरफ से जूता मार के आना पड़ेगा बाबू, कि ये नॉर्मल डैमेज तो मिल ही जाएगा, दूसरा लिखेंगे स्पेशल डैमेज इतना होगा, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा तो कैन क्लेम, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है कैन नॉट क्लेम। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि तुमने अगर माल नहीं भेजा तो हमारी फैक्ट हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे, और हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए तो हमें ये लॉस होगा, और हमें ये लॉस होगा तो ये लॉस तुम्हें देना पड़ेगा, अगर ये प्रोविजन लिखा है तो क्या कहलाएगा, स्पेशल डैमेज, अदरवाइज नहीं कहलाएगा स्पेशल डैमेज। और नॉर्मल डैमेज तो क्या होगा, नॉर्मल डैमेज तो आप क्लेम कर सकते हो, स्पेशल डैमेज कब क्लेम कर सकते हो? मैं जैसा बोल रहा हूं मुझे आंसर वैसा लिखा हुआ चाहिए, अगर कोई टीपा टापी करके लाया इंस्टीट्यूट की तो मैं कल बेंच पे खड़ा करूंगा, रविजीत से और कान भी पकड़वाऊंगा। नाउ नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा पर करना चाहिए आपको। पार्टनर, appropriation of goods, sold goods, sale of goods, OPC, silence, oh god, what a question, Baba. Define whether silence will amount to fraud. Oh, usually silence is not a fraud, but इन फॉलोइंग केसेस साइलेंस इज फ्रॉड। लेकिन इससे पहले अपने को कैविएट एम्प्टर वाले 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, हाँ, लेट द बायर बिवेयर वाली 2 लाइनें वहां लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद बोलना कि इन फॉलोइंग केसेस साइलेंस कैन बी अमाउंट एज साइलेंस कैन अमाउंट टू बी अ फ्रॉड। पहला, व्हेन इट इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज, कहाँ कहाँ ड्यूटी टू डिस्क्लोज होता है? पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, मच्छी बाजार बना दिया साला, एक एक जवाब दो। रुक जाओ अभी, रुक जाओ सब, यश बोल रहा है, बोलो बेटा। एटमोस्ट फेथ, उसको अपन ने कुछ अनबेरा में फेडाए, ओके फाइन फाइन, गॉट इट। दूसरा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तीसरा,
मैरिज चौथा, पांचवा प्रोस्पेक्टस, ये पांच तो इधर आ जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा व्हेन इट इज ड्यूटी टू स्पीक, जब सामने वाला बार बार आपसे पूछ रहा है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटी टू स्पीक। ये पूरा आएगा तब जाके अपने को कितने मार्क्स मिलने वाले, पांच। हेलो, व्हाट इज कंक्लूजन, सो सैड। तो भाइयों, इंडियन कौन, हाँ बोलो बेटा, ऊपर वाला कौन सा, ये कौन सा, हाँ सेट वाला, बोलो बोलो। M Limited and were compelled to pay the compensation of breach of contract. Yeah, they were compelled to pay breach, but can they recover it from him? M Limited को कंपेल किया होगा भाई, वो उनका नॉर्मल डैमेज है, और स्पेशल डैमेज है, वॉट एवर इट इज। बट कैन M Limited compel to pay Shanti Trader? No. M Limited can compel to pay Shanti Trader only when it is given under the कौन सा वाला, स्पेशल। नॉर्मल तो दे ही सकते। ओ हेलो, अब आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन, जिसने पढ़ा हो उसके लिए। दूसरा क्वेश्चन, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हो उसके लिए, क्योंकि जिसने डैमेज, नॉर्मल डैमेज और स्पेशल डैमेज के बीच में अंतर किया है, अप्लाई किया है, सब कुछ आया है, डिफिकल्टी लेवल पर अच्छा पढ़ा हो जिसने, वो। दूसरा ये हो गया। तीसरा, रट्टा मारने वाले लड़के लड़कियों के लिए, मियर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, जिसने रट्टा मारा हो उसके लिए। ओके, तीन क्वेश्चन तो ये हो गए। चौथा कौन सा था? हाँ, चौथा वाला भी जिनने रट्टा मारा उनके लिए, तो दो रट्टेबाजों के लिए, है ना, जिनको कुछ ही समझ में नहीं आता, दे आर नॉट एट ऑल इंटेलिजेंट, देयर IQ जीरो, दे जस्ट वांट टू मग इट अप। ओके, दो क्वेश्चन दे दिया उनके लिए। फिर एक दिया नॉर्मल, फिर एक दिया फेंक के जिसके फंडामेंटल क्लियर है। हेलो, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि सब अफलातून क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन अब दिक्कत है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लेते हैं वही ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि वो थ्योरी तो निपटा दूंगा, वो थ्योरी में निपट जाते हैं। और जो रट्टू होते होते हैं वो रट्टू तो निपटा ही देते हैं, इधर जो है प्रैक्टिकल में गड़बड़ कर देते हैं। तो दोनों जगह गड़बड़ है, आपको तीनों पे कमांड रखनी पड़ेगी। हेलो, आज ये पेपर कॉपी में होना चाहिए, कल यहाँ आने के पहले, नहीं तो आना ही मत, ऑनलाइन अटेंड करना, भले ही वहाँ बाहर घूम के वहाँ बैठना, क्लास में नहीं आना है अगर ये चारों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो। कॉपी अलग बनेगी। हेलो, उस कॉपी के ऊपर लिख लेना मिशन नवंबर 22, और वो कॉपी अपनी ऐसी तैयार होगी कि एग्जाम टाइम पे अपने को बार बार क्वेश्चन पेपर देखने ही नहीं पड़ेंगे। हेलो, और मैंने बोला वैसे लिखना, सजेस्टेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसका सजेस्टेड मिल जाएगा गूगल पे, कहीं भी टाइप करोगे तो, और मिल जाए तो ग्रुप पे भी डाल देना, जिसको मिल जाए वो, कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्टेड रेफर करना गलत नहीं है, लेकिन कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। गॉट इट? आज तो अब गणेश जी जिंदाबाद थे, कल अपन आगे की बात करें।